हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th के सब्जेक्ट्स एसएसटी के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सारे। और इससे पहले आपको मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन का बता दिए थे और ये आपका आज पार्ट सेकंड है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। कोशिश करिएगा कि जितने पार्ट्स आपको दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको एमसीक्यू, फिर आपके वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट 2-3 पार्ट में दिए हैं। और अब आप जो ये लास्ट पार्ट आप देख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपके कवर करा दूं। अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, भारत में विभिन्न प्रकार की जनसंचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन बच्चों जितने मैंने आपको दिखाए हैं सभी आप देखेंगे कि 3-3 4-4 साल में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको भी पता है कि इन सभी क्वेश्चंस को इकट्ठा करने में मेहनत जरूर लगती है। तो आप लोग भी मेहनत का फल जरूर देंगे और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है 100% करा करके रहूंगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते जाएंगे। जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपने बात के लिए नहीं छोड़ना है कि बाद में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ लिया कि जनसंचार प्रणालियों का वर्णन कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भारत में जनसंचार के माध्यम। तो जनसंचार के माध्यम कौन-कौन से हैं भारत में, पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनसंचार के माध्यम राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे आप अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया था, शिक्षा पर नहीं, परीक्षा पर चर्चा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आपने देखा होगा कि संचार के माध्यम से वो लगभग देश भर के सभी स्कूलों में बच्चों को दिखाया गया था। तो यही चीज की है कि जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मुद्रण माध्यम, समाचार पत्र, मुद्रण मतलब होता है जिन पर हम छपाई कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो अखबार वगैरह आते हैं, किताबें हो गई, ये सब किस में आते हैं, मुद्रण में आते हैं। ठीक है ना, जिसको हम मुद्रण माध्यम बोलते हैं। तो मुद्रण माध्यम जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा फिल्में। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूँ ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। और इसके द्वारा आप कितने इजीली संचार कर पा रहे हैं। तो इसमें आकाशवाणी आ जाता है, रेडियो एवं दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश में सूचना एवं प्रसारण के विकास तथा नियमन के लिए उत्तरदायी है। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि सूचना एवं प्रसारण के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, अगला है, इन साधनों के माध्यम से एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को जानकारी या मनोरंजन प्राप्त होता है। इसी कारण इन्हें जनसंचार का माध्यम कहा जाता है। अब जनसंचार के मैं आपको सिर्फ मैन यहाँ पे क्या दिखा दे रहा हूँ, हेडिंग दिखा दे रहा हूँ, बाकी उसके अंदर का आप खुद पढ़ेंगे। और जो भी इसके अंदर लिखा रहेगा जरूर नहीं कि सेम टू सेम वैसा लिखना है। आपने इन बेसिक से जो टॉपिक है आकाशवाणी, दूरदर्शन, तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से, तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आकाशवाणी के अंतर्गत जितने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। फिर दूरदर्शन में आप देख रहे हैं किस तरह से। फिर आपका थर्ड पॉइंट है आपका मुद्रण। और चौथा पॉइंट आपका चलचित्र। चलचित्र का मतलब आप सीधे 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 फिल्मों वगैरह से समझ सकते हैं कि जिसमें आपको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक कवर हो गए हैं इसी में। तो देखिए क्वेश्चन 2015, 10 और 16 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉइंट आप याद कर लीजिए, आकाशवाणी, दूरदर्शन और मुद्रण और चलचित्र। तो इसमें आप अपने से बना करके लिख देंगे तो भी आपको पूरे पूरे नंबर देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका 2014, 2010, 2012 और 2022 में ये पूछा गया है। तो सत्ता की साझेदारी जनतंत्र की आत्मा है। तो देखो जहां पर सत्ता की साझेदारी शब्द आ गया तो वहां पे आपने ये आंसर लिख करके आना है जो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। क्लियर है, तो बस चलते हैं इसके सीधे आंसर पर। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सत्ता की साझेदारी को जनतंत्र की आत्मा कहा गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। अब इसमें भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं। पहला है शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी। देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल रहता है, तो आप लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन भागीदार रहता है। कुछ भी हो जाता है तो आपने देखा होगा कि सब चीजें कहाँ जाती है, कोर्ट में जाती हैं। तो जो 3 अंग हैं, तो सत्ता के जो साझेदारी होते हैं महत्वपूर्ण तो इन तीनों अंगों के द्वारा ही होते हैं। देखो जैसे आप देख पा रहे हैं, सामान्यतः शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। शासन के इन तीनों अंगों में सत्ता की साझेदारी होती है। इन तीनों अंगों के अपने अपने अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। कार्यों एवं सत्ता के विभाजन से लोकतंत्र का सफल संचालन संभव हो जाता है।
विधायिका कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, जबकि न्यायपालिका कानून के उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। देखो तीनों का काम अलग अलग है, बट ये तीनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी। क्लियर हो गया। पहला एग्जांपल, आप यहाँ पे एग्जांपल भी इजिली समझ गए इसको। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा पॉइंट, जातीय। जातीय यानी हम नस्लीय समझ सकते हैं, नस्ल अथवा भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ते जाऊंगा तो वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ये फिर नेक्स्ट पार्ट में मेरे को कवर कराना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो समझ में ना आए। तो भाषा समूह पर कैसे सत्ता की साझेदारी होती है वो भी आप इजिली यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी, यानी जो लोग हैं, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं, तो उनकी कैसे सत्ता में साझेदारी होती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि आपका एक वोट पूरे सरकार को गिरा भी सकता है और बना भी सकता है ना, तो इस तरह से आप जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट आप देखें, मेन है कि आप ये पॉइंट याद कर लो। पहला आपने देखा शासन के तीनों अंगों द्वारा सत्ता की साझेदारी, फिर आपने देखा जातीय अथवा भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी, फिर आप तीसरा पॉइंट देख रहे हैं जन सामान्य की सत्ता में साझेदारी, और चौथा आप देख रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव अथवा हित समूह में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो इस चारों पॉइंट्स को आप याद कर लो, बाकी इसके अंदर का मैटर क्या लिखा है वो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप यही मैटर लिखें। अगर आप पॉसिबल नहीं है आप इस पूरे मैटर को याद कर पाए, तो आप अपने तरफ से भी बस मेन, अगर आपने पॉइंट लिख दिए, मेन जो एग्जामिनर होता है वो चेक करते टाइम देखता है कि आपने किस तरह आंसर दिया है। अगर आप ये हेडिंग दे देते हैं वन बाय वन करके, हेडिंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके अंदर आपने क्या लिखा है फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने हेडिंग अच्छे से दे रखे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आप देख पा रहे हैं, 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही है, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका 2010 और 2017 में, और 100% गारंटी के साथ बच्चों मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इन्हीं में से जो मैंने आपको ये आपके एमसीक्यू, और उसके बाद वेरी शॉर्ट, और उसके बाद आपके शॉर्ट, और अब जो ये आप लॉन्ग की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहूंगा कि 25 से 28 क्वेश्चन आपके इसी में से आएंगे, 100% गारंटी के साथ। अब उसके बाद भी अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते हैं तो वो आपकी गलती है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो क्या भूमिका रही है उसको देखते हैं हम। संसद ने 1993 में संविधान का 73वां, कब, 1993 में, तथा 74वां संशोधन किया। एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा कि संविधान संशोधन में 73वां व 74वां संशोधन कब किया गया। ठीक है, संविधान में तो 1993 में किया गया। इन संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के व्यक्तियों की प्रभावशाली भागीदारी को सुनिश्चित करने का सार्थक प्रयास किया गया। यानी अभी आप लोग देखते होंगे नगर पालिका, नगर निगम देखते होंगे, तो इसमें सिंपल सा आप क्या कह सकते हैं कि इन लोगों को भी थोड़ी सी शक्तियां दी गई। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि जो लगभग सारी शक्तियां होती हैं कोई भी कानून बनाने का, फिर उसको ठीक से चलाने का किसके हाथ में होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। फिर जो नॉर्मल लोग हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, तो उनको भी, जैसे आप लोगों ने ग्राम प्रधान देखा होगा, तो ये भी इसी संशोधन में देखने को मिला कि इनको भी कुछ शक्तियां दी जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर है इन संशोधनों का राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा, इसे निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है, इन संशोधनों ने ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरों क्षेत्र में नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों को व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की हैं। देखो जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया, ग्राम प्रधान हो गया। फिर आगे है, पंचायती राज व्यवस्था को अब संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। अब ये संस्थाएं राज्य सरकार की दया पर निर्भर नहीं है। ठीक है, पहले ऐसा था कि भैया अपना, जैसे मान लो मेरी पार्टी चल रही है तो मैं किसी को भी अपना ग्राम प्रधान या नगर निगम का अध्यक्ष बना देता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा कि अगर आपका ग्राम प्रधान भी चुना जाता है या नगर निगम का अध्यक्ष चुना जाता है, तो वो भी लोगों के वोट से चुना जाता है, वोटिंग के द्वारा सिलेक्ट होता है। फिर अगला, इन संस्थाओं के नियत समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन संस्थाओं को अब धन केंद्र सरकार से सीधे प्राप्त होता है, तो ये भी अभी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। अगला है चौथा पॉइंट, इन संस्थाओं को कार्यों संबंधी तथा वित्त संबंधी स्वायत्तता भी प्रदान की गई है, यानी अब इनको पैसा भी मिलता है। पहले पैसा जो भी मन होता था लोग दे देते थे, है ना, जैसे राज्य सरकार के अधीन था तो राज्य सरकार अपने मर्जी से जो भी इनको देना चाहती थी दे सकती थी। फिर इन अधिनियमों के पारित होने के पश्चात स्थानीय स्वायत्त सरकारों को संसद तथा विधानमंडलों द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। अगला देख रहे हैं,
73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने हमारे देश के लोकतंत्र को नीचे मूल स्तर तक पहुंचाया है। स्थानीय स्वायत्ता सरकारों में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी ग्राम प्रधान की इलेक्शन होता है तो महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। फिर है, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत अनिवार्य रूप से इन सरकारों के निर्वाचन यानी चुनाव होता है। निर्वाचन का मतलब क्या? चुनाव कराए जाते हैं। यदि किसी कारणवश कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो 6 महीने की अवधि में उस स्थान के लिए चुनाव कराया जाता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में कराए जाते हैं। इस अधिनियम में वित्त आयोग की स्थापना को भी मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये बेसिक से जो बदलाव आपने देखे 73 एंड 74 किसमें? संविधान में। तो आई होप कि इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या-क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरणों से स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन आपका 2017, 20 और 14 में आया, तो इस बार पूरा चांस है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको देखो पहले पढ़ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो शासन के संघात्मक तथा एकात्मक स्वरूप में निहित अंतर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, संघात्मक शासन में दोहरी शासन व्यवस्था होती है। अब एकात्मक में क्या होती है? एकात्मक शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक में दोहरी। तो इसको पढ़ लेते हैं। एक केंद्र स्तर पर तथा दूसरी राज्य स्तर पर, जबकि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। अभी हमारे देश कैसा है, संघात्मक की एकात्मक? तो सिंपल सा आप याद करेंगे कि हमारा देश क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश में देखने को मिलती है। तो यानी दोहरी का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के चलाती हैं, और जहां पर एकात्मक है वहां पे सिर्फ क्या चलेगा? केंद्र सरकार। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहां पे? चीन में। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रांतों की शासन व्यवस्था केंद्र के अधीन होती है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियां केंद्र तथा राज्यों में विभाजित होती है। तो ये आप समझ गए होंगे, एग्जांपल के लिए दे रखा है। अमेरिका, बेल्जियम तथा भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में 28 राज्य हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 है। ब्रिटेन तथा श्रीलंका में एकात्मक सरकारें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे दिया, श्रीलंका का एग्जाम्पल दे दिया, जहां पे एकात्मक हो गया। क्लियर हो गया संघात्मक और एकात्मक में। फिर उसके बाद अगला सेकंड पॉइंट देखना है आप, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित तथा कठोर संविधान का होना अत्यावश्यक है। संघात्मक आप भारत का सीधा सीधा एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पर जो नियम व कानून है वो क्या है? कठोर है और लिखित में है, जैसा कि अमेरिका का संविधान है। जबकि एकात्मक शासन के लिए यह अनिवार्य शर्त नहीं है। ब्रिटेन में अलिखित तथा लचीला संविधान है। ब्रिटेन में आप ये समझ सकते हैं कि आपने कोई क्या कर दिया? जुर्म कर दिया, तो आप इजिली वहां से बच सकते हैं, क्योंकि वहां पर लचीला संविधान है और अलिखित है। तीसरा पॉइंट है, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरा संविधान तथा दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। परंतु भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी इकहरी नागरिकता तथा इकहरा संविधान है। बट जब आप अमेरिका में देखेंगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता भी आप ले सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, आप अमेरिका के भी निवासी हो सकते हैं और ब्रिटेन के निवासी भी हो सकते हैं। आप दोनों जगह अपना परमानेंट घर बना सकते हैं। बट भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप आपके पास किसी और देश की नागरिकता है तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो रद्द कर दी जाती है। चौथा पॉइंट देख रहे हैं आप, संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होना अत्यावश्यक है, जबकि एकात्मक शासन के लिए यह आवश्यक नहीं है। अब ये सिंपल सी बात है, जहां पर दो लोग शासन कर रहे हैं तो अगर एक गलत कर रहा है तो दूसरा उसके खिलाफ क्या करेगा? बोलेगा, लड़ेगा उससे। बट जहां पर शासन ही एक व्यक्ति कर रहा है तो वहां पर तो कोई बोलने वाला ही नहीं है ना। तो सिंपल सा है कि एकात्मक शासन के लिए क्या है? आवश्यक नहीं है। क्या करना? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराना किसी भी चीज को लेकर के, या निष्पक्ष काम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कहा है संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है? तो अभी आपने संघीय व्यवस्था, मैंने आपको समझा दिया क्या है संघीय व्यवस्था, कि जहां पर दोहरी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है उसको आप संघीय व्यवस्था बोलते हैं। इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब अभी आपने पीछे एग्जांपल देखे 4 से 5 पॉइंट देखे, वही 4-5 पॉइंट भी आप अगर यहाँ पे भर के आ जाते हैं तो बस वही चीज है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सेम टू सेम यहाँ पे आपने लिख देना है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो बस वही चारों आपने पॉइंट यहाँ पर उठा के भर देने हैं। फिर भी आप एक बार इनको ऊपर से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे लिखित एवं कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, देखो वही पॉइंट घूम फिर के आ गए आपके यहाँ पे। तो बस इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखो, इकहरी नागरिकता तथा इकहरा संविधान, एकात्मकता की और झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, सातवां आपका राज्यों को अपनी भाषा तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्लियर है?
तो जितने क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को बच्चों आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे। अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, भारत में जातीय असमानताएं अभी भी विद्यमान है, विवेचना कीजिए। तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो देखो, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। समानता के अधिकार के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, परंतु व्यवहार में अभी भी भारत में अनेक भागों में छुआछूत का प्रचलन है। तो ये लोग आप लोगों ने अभी भी नोटिस किया होगा, बहुत जगहों पर आपने खुद भी देख रखा है। दूसरा पॉइंट है, जाति प्रथा भारतीय समाज के लिए वरदान के स्थान पर अभिशाप अधिक सिद्ध हुई है। जाति प्रथा अन्य जाति समूह में भेदभाव तथा उन्हें अपने से पृथक मानने की धारणा पर आधारित है। छुआछूत की भावना इसी धारणा का परिणाम है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम हो गया, या फिर हिंदुओं में भी कई ऐसी कास्ट हैं कि कुछ लोग अपने आप को ऊंचा मानते हैं, कुछ लोगों को नीचा मानते हैं। तो आजादी के बाद से भी और संविधान पूरा अच्छी तरह से बनने के बाद भी आज भी मतलब इतने साल हो गए हमारे देश को आजाद हो, उसके बावजूद भी अभी आप लोग देखते होंगे जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। जब जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो वहीं पर छुआछूत का भी आपको भेदभाव देखने को मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है, भारत के अनेक समाज सुधारकों ने जाति के आधार पर व्यक्तियों के शोषण तथा उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाई थी, परंतु उन्हें इस विषय में आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई। वे जातिगत असमानता से मुक्त समाज की स्थापना नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान संशोधन संविधान में जो कुछ भी लिखा, आरक्षण दिए, वो उस समय इसी चीज को लेकर के दिया था कि उस समय भी जाति के आधार पर बहुत बड़ा भेदभाव होता था, बहुत ही अधिक होता था। तो उन्हीं सब चीजों को देख करके उस समय आरक्षण दिया था, बट वो आरक्षण आज भी जारी है। इसका कारण यही है कि आज भी लोगों में जातिवाद देखने को मिलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। चौथा है, समकालीन भारत से जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई है। समकालीन यानी जैसा भी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, जाति प्रथा के कुछ पुराने पहलू अभी भी जीवित हैं। वर्तमान में भी अधिकांश व्यक्ति अपनी जाति अथवा कबीले में ही विवाह करते हैं। सवर्ण जाति के व्यक्ति दलितों को धार्मिक अथवा वैवाहिक कार्यक्रमों में बहुत कम आमंत्रित करते हैं। क्लियर है। ऐसे शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में भी जातिगत विषमताएं देखने को मिलती हैं। समाज में जिस जाति की प्रधानता होती है वह अन्य जातियों की उपेक्षा से भाव से देखता है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था, उनके सदस्य इस वर्तमान में भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। शिक्षित लोगों की धार्मिक स्थिति अच्छी होती है। जाति तथा आर्थिक स्थिति में काफी निकट का संबंध है। ठीक है, अगर आपकी जाति उच्च है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी उच्च होगी। ये अभी भी लोगों की अवधारणा बनी हुई है। बाकी 7-8 इसमें काफी पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप खुद भी बना करके लिख सकते हैं। अगर आप याद नहीं करते तो आप बस एक बार इनको पढ़ लीजिए और इनको बना करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद भी कई बार इन चीजों से गुजरे होंगे, या गुजरे नहीं तो आपने खुद भी अपने आसपास ये कभी ना कभी इस तरह के देखने को मिले होंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। लैंगिक असमानता का मतलब है स्त्री पुरुष में की भेदभाव करना। सीधा सीधा आप इसको समझ सकते हैं, स्त्री पुरुष के भेदभाव से संबंधित है, ठीक है। अब इसका जो आंसर है उसको पढ़ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर 2010, 15, 11, 19 4 साल ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो या फिर सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए हैं। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिर अगर दिया गया है, अगर आप देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने लड्डू रख दिया, उठाया और आपने खा लिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपके चेंजेस हो के आते रहते हैं। क्वेश्चन आपका सेम वो आप याद करके गए होंगे, बट उस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, आप भी घूम गए, बस छोड़ करके आ गए। तो कोशिश करेंगे कि आपको अगर मिलते जुलते शब्द भी क्वेश्चन में दिख रहे हैं तो आप उसको पूरा करके आएंगे जो आपने याद कर रखा है। और आपके एग्जाम से पहले पहले ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन का ए बी नहीं आता है ना, तो भी आप पूरा क्वेश्चन लिख करके आओगे और उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस एग्जाम तक जुड़े रहो साथ। तो इसमें पहला देखो, गर्भ अवस्था में लिंग परीक्षण पर रोक लगाई गई है। लिंग परीक्षण करने पर कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी लोग चोरी छुपे ये काम करते हैं कि लिंग परीक्षण करा दिया जाता है पहले ही। जैसे देखते हैं कि जो स्त्री है, क्या हो गया, वो मतलब किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, तो जन्म देने से पहले ही अगर आपको लड़की नहीं चाहिए, ठीक है, मान लो आपके घर वालों को लड़की नहीं चाहिए, तो वो पहले ही उसका जांच करा देते हैं, टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि लड़की मतलब गर्भ में क्या है, लड़की है, तो वो उसको वहीं पर खत्म कर देते हैं,
ताकि लड़की का जन्म ना हो। तो इस पर अभी बहुत सख्त कानून बना दिया गया है कि जन्म होने तक कोई भी ऐसा परीक्षण नहीं किया जाएगा जिस पर हमें पहले से पता चले कि गर्भ में लड़का है या लड़की। ठीक है। दूसरा है आपका, और इसमें देखो लिखा है कठोर कारावास और जुर्माना। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया, चाहे वो कोई डॉक्टर हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो मतलब कठोर जुर्माना लगेगा, कठोर कारावास होगी उस व्यक्ति को। अगला दूसरा पॉइंट है, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो ग्राम पंचायत या जो भी इलेक्शन होते हैं वहां पर महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण सीटें देखने को मिलती है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो तो वहां पे भी सभी को आरक्षण दिया गया है, ताकि ये जो लैंगिक असमानता है उसको दूर किया जा सके। क्वेश्चन यही है कि कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, यानी 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम तथा 1956 का हिंदू गोद ग्रहण करने तथा रख रखाव भत्ता अधिनियम पारित किया गया। तो ये आप याद कर लीजिएगा। फिर है 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, 1971 की का चिकित्सा प्रसव को समाप्त करना अधिनियम तथा समान वेतन और भत्ता अधिनियम 1976 में बनाया गया। फिर 1978 में बाल विवाह निषेध, बाल विवाह पर रोक लगाई गई, पारित करने के उपरांत 1985 में फौजदारी कानून उस फिर निर्मित किया गया। 1984 में दहेज निषेध यानी दहेज नहीं लेना है अधिनियम भी पारित किया गया। 2006 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध नारी अधिनियम भी पारित किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले किस प्रकार अवरोध हैं? लोकतंत्र के विकास में सिंपल सा एक, अगर आप माइंड में अगर आपको समझ में आ रहा होगा, लोकतंत्र का विकास यानी किस तरह से हम लोकतंत्र में विकास कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, तो उसमें कैसे जाति, धर्म और लैंगिक मसले अवरोध करते हैं। तो अगर मैं आपको बिना ये पढ़े आपको सीधे सीधे बताऊं कि आपने देखा होगा जब भी आपके इलेक्शन होते हैं, ठीक है, चाहे वो छोटे से पद पर ही क्यों ना हो, फिर चाहे बड़े से बड़े, चाहे वो संसद के ही इलेक्शन क्यों ना हो या फिर आपके लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन क्यों ना हो, फिर चाहे आपके ग्राम प्रधान, नगर निगम, जो भी छोटी सी पोस्ट से लेकर के बड़ी पोस्ट तक होता है, वो इलेक्शन से पहले आपको जो व्यक्ति उसमें खड़ा होता है, बाई चांस ही कोई दिख जाता है पहले, बट आप देखेंगे वो 5 साल गायब रहता है। बट जब आपके इलेक्शन आते हैं तो उस समय वो सीधे आपकी अगर आप बंगाली समाज है आपका, आपके आसपास ज्यादा बंगाली लोग या पहाड़ी लोग या हिंदू पंजाबी लोग रहते हैं, तो अगर वहां का कैंडिडेट, मान लो एक जगह आपका क्षेत्र है जहां पे पंजाबी 80% और वहीं पर उसके सामने अगर हम देखेंगे कि एक दूसरी कास्ट का व्यक्ति, एक तरफ पंजाबी एक दूसरी तरफ दूसरी कास्ट का व्यक्ति है जिनकी आबादी 20% है, तो उस समय इलेक्शन में सिर्फ लोगों की जो मानसिकता होती है वो ये नहीं होती कि वो उम्मीदवार कैसा है सामने जो इलेक्शन लड़ रहा है। मान लो जो एक पंजाबी हो गया या पहाड़ी होगा, कोई भी कास्ट ले लो, आप 2 कास्ट एग्जांपल ले लो, ताकि कोई ये ना कहे कि सर आप इसी कास्ट को लेकर के स्पेशली वो कर रहे हो। कोई भी आप 2 कास्ट ले लीजिए, तो एक कास्ट आपकी 80%, एक कास्ट आपकी 20% है, तो उनका जो उम्मीदवार है, हमको सबको पता है कि वो गलत है, उनकी कास्ट वालों को भी पता है, और आप जो दूसरी कास्ट के 20% है उनको भी पता है वो व्यक्ति गलत है ना? और जो दूसरी कास्ट वाला है, जो जिनकी जनसंख्या 20% है, उनमें से कोई एक कैंडिडेट खड़ा होता है और हम सबको पता है कि वो कैंडिडेट बहुत अच्छा है। बट इलेक्शन का माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि हम मतलब इस जाति के हैं जो 80% है, तो 80% वाला ही जीतेगा, वहां पे वो 100% श्योर हो जाता है। लोगों की मानसिकता अभी भी ऐसी सेट है, वो 20% वाला व्यक्ति नहीं जीत सकता जो आपके लिए रियल में बहुत अच्छे काम करने वाला था। बट जाति के आधार पर क्या हुआ, वो 80% वाला कैंडिडेट जीत जाता है। तो सबसे बड़ा देखो यही कारण है कि लोकतंत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जब भी इलेक्शन आता है तो सारे विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, फिर गरीबी हटाओ, फिर और बेरोजगारी को कम करने के, ये सब मुद्दे बाहर में जाए। सिर्फ उस समय एक ही मुद्दा रहता है कि जाति, तुम हिंदू धर्म के हो, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो हिंदू धर्म का है, तो बस इसी को वोट देना है। वहां फिर ये भूल जाते हैं सामने वाला कैंडिडेट ने पिछले 5 सालों में क्या किया, क्या नहीं किया, कितना लोगों से मिला, कितने लोगों की मदद की, कोई मतलब नहीं रहता। सिर्फ क्या मतलब रहता है कि वो किस कास्ट का है, किस जाति का है। तो यही आप देखो, मेन क्वेश्चन मेरा ये पूरा बताने का इसलिए था कि इस क्वेश्चन को आप बिना पढ़े भी इसका आंसर कितना इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मली प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं अपने आसपास। तो देखो जातिवाद में सब वही चीज भरी हुई है कि जाति पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के किले को ध्वस्त कर सकती है, क्योंकि जातिवाद की राजनीति ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध दी। अभी मैंने वही चीज बताई ना आपको, उन्हें योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति दिखाई नहीं देता, बस अपनी जाति का अयोग्य उम्मीदवार ही दिखाई देता है। भारत के संपूर्ण राज्यों की राजनीति जातिवाद के कुप्रभाव से प्रभावित है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जाति के आधार पर ही सारे इलेक्शन खत्म होते हैं।
भारत के संपूर्ण राज्यों की राजनीति कोर प्रभाव से प्रभावित है। जातिवाद के आधार पर ही राजनीतिक दल प्रत्याशी को टिकट देता है तथा मतदाता भी जाति के आधार पर ही उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। और देखिए एक मतलब ये चीज देखिए ना कि जहां पर बंगाली है वहां पे बंगाली को टिकट मिलेगी, जहां पे पहाड़ी ज्यादा है वहां पे पहाड़ी को टिकट मिलेगी, भले ही वहां पर दूसरी कास्ट के लोग भी हो, पर टिकट किसको मिलेगी? जिनके लोग उस जगह पर ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर पहाड़ी लोग ज्यादा हैं एक जगह पर तो वहीं पर किसी और कास्ट का कोई है, पंजाबी है, हिंदू मुस्लिम है, तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। मतलब सीधा सीधा देखिए तो 100 में से 20% चांस ऐसे होते हैं या ऐसी जगहें होती है जहां पे 20% लोगों को टिकट दे दी जाती है। बट फिर भी 20% बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब बहुत कम मात्रा में ऐसा देखने को मिलता है। दूसरा आ जाता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता देखो, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्वाचन के समय सांप्रदायिकता अथवा धार्मिक कट्टरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल इस स्थिति का लाभ उठा करके धर्म के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करते हैं। वही चीज है फिर लैंगिक असमानता, और इसमें देखो स्त्री पुरुषों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है वही सब आपने इसमें बना करके लिख देना है। अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, उससे पहले मैं ये कंफर्म कर लूं कि आपकी जो आज की वीडियो है वो कितने मिनट की हो चुकी है, क्योंकि लगभग 30 मिनट की एक हमारी क्लास चलती है। तो अभी तक आप लोगों को 26 मिनट हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक पार्ट में आपकी और वीडियो ये देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जितने मान लो 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर बच्चों कर लेंगे। देखो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग जो क्वेश्चन है आपके 4 से 5 नंबर के आते ही हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट वीडियो तो मैंने आपको 2 पार्ट में आपकी कंप्लीट करा दी थी, 2 से 3 में। बट ये जो वीडियो है इसको देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देने हैं या फिर एक्सप्लेन भी करना है। तो काफी बच्चों के कमेंट्स थे कि सर एक्सप्लेन भी करिए अच्छे से आप इनको, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि क्वेश्चन को करने में। नहीं तो मैं सिंपल क्या करता है, आपको क्वेश्चन दिखाता और आपको सिर्फ आंसर दिखा देता कि आप इसको पढ़ लेना, बस खत्म। बट आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी रहे होंगे और कर भी रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। दबाव समूह और राजनीतिक दल, इन दोनों में देख लो कितना बड़ा अंतर होता है। दबाव समूह इन राजनीतिक दलों पर क्या बना सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में दिल्ली में हमारे देश के किसान बैठे थे। क्यों बैठे थे? क्योंकि 2 नियम या कानून पारित कर दिए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, जो हमारे देश के किसानों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। तो इनके क्या थे, समूह बने हुए थे, या आप ये कह सकते हैं कि इनके भी पार्टियां बनी हुई थी। तभी इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इन राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया और अपनी मांगों को पूरा करवाया। सिंपल सा एग्जांपल आप लोग समझ गए कि दबाव समूह क्या है और राजनीतिक दल क्या है। दबाव समूह क्या करते हैं, अगर राजनीतिक दल जो भी उस समय केंद्र में या राज्य में शासन में है, ठीक है, जिसकी सरकार है, तो ये दबाव समूह क्या करते हैं, उन पर मान लो अगर वो कोई गलत फैसला लेते हैं तो उन पर अपना दबाव बना सकते हैं और उन फैसलों को वो बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, विवश कर सकते हैं। तो सिंपल सा जो इस क्वेश्चन के आंसर में आप देखेंगे यही पूरा पढ़ने को मिलेगा। एक बार हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आप देख रहे हैं, राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ये राष्ट्रीय स्तर तक फैले हुए होते हैं, जबकि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष की समस्याओं से संबंधित होते हैं। परंतु कुछ दबाव समूहों का स्वरूप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। जैसा भी आप लोगों ने किसान आंदोलन में देखा होगा कि मतलब जो हमारे यहाँ से गए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि जो हमारे उस समय किसान महासंगठन, आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश के छोटे-छोटे संगठनों ने मिलकर के लास्ट में एक बहुत बड़ा संगठन बनाया और हमारे केंद्र सरकार पर इतना दबाव डाला कि उनको मजबूरी में उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा या उसको रोक दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते का मतलब वही होता है कि फिलहाल कुछ समय के लिए उसको टाल दिया गया, उस पर कुछ बदलाव किए जाएंगे, बट उनको लागू नहीं किया गया। तो यही देखो छोटे-छोटे आपके क्या समूह मिलकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा समूह बनाया और वही आपका दबाव समूह का काम किया, किस पर? हमारे केंद्र सरकार पर। तो इसमें आप समझ पा रहे होंगे, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दल विस्तृत विचारधाराओं तथा सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जबकि दबाव समूह संकीर्ण विचारों पर आधारित होते हैं। ये विभिन्न माध्यमों से अपनी स्वार्थ पूर्ति करना चाहते हैं। बट ये लाइन मैं यहाँ पे इसको पूरा एग्री नहीं करता हूँ कि स्वार्थ पूर्ति करते हैं। अभी आप लोगों ने अब देखो एक एग्जांपल, क्योंकि इस समय सटीक भी और अभी हाल ही में ये एग्जांपल हुआ, इसलिए मैं बार-बार इसी एग्जांपल को इसमें शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये अपने उस समय लॉकडाउन था तो सभी का लगभग ध्यान इस पर था ही।
तो इस पॉइंट को आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या लाखों में होती है। दलों की संख्या लाखों में होती है, जबकि दबाव समूह आकार की दृष्टि से छोटा संगठन होता है। क्लियर है? तो आप ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, इनको आपने लिखना है। फिर राजनीतिक दलों की सदस्यता एकल होती है, क्योंकि एक समय पर एक व्यक्ति केवल एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। जबकि दबाव समूहों की सदस्यता बहुल भी हो सकती है, क्योंकि हितों अथवा पेशे के आधार पर एक व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। पांचवा पॉइंट है राजनीतिक दलों की प्रकृति राजनीतिक होती है, वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज अब इसमें आने वाली है। चुनाव में भाग लेते हैं तथा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि दबाव समूह की प्रकृति अराजनीतिक होती है, वे राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। उनका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता, वरन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वही चीज आ गई, देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। छठा पॉइंट है राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदैव संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि दबाव समूह असंवैधानिक तथा गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है राजनीतिक दलों द्वारा नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जबकि दबाव समूह द्वारा लचीले निर्णय लिए जाते हैं। ये समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होते हैं। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 2012, 13, 15, 17, 18, 20। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन अभी आने वाले हैं लगभग सभी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो एक ही वीडियो में आप भी बोर हो जाओगे कंटिन्यू मुझे सुन सुन के, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो, इसलिए मैं आपको कम से कम एक एक वीडियो में 6 से 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ताकि आप एक दिन में इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले। अगर आप इतने क्वेश्चन भी एक दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आराम से आपके एसएसटी में 80 में से आपका पेपर जितने में से है तो लगभग आपका 90% स्कोर इजिली बन जाएगा, जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अभी जितने हमने क्वेश्चन देखे पिछली वीडियो में, इन सभी को आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। पिछली वीडियो में नहीं, पिछले पार्ट में। तो एक पार्ट और आएगा, इसके बाद आपका एक सेट बचेगा एसएसटी की क्लास का मैप वाला पोर्शन। ठीक है, तो मैप वाला पोर्शन हम लास्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो के आपने ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं जो भी आपने देखे हैं। बाकी इससे पहले जो आपको एमसीक्यू दे दिए, देखो आपको मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हो तो उनको अच्छे से पता है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। आपके लगभग बोर्ड एग्जाम की 100% तैयारी कराऊंगा। बाकी आप लोग उसमें से कितना कवर कर रहे हैं, कितना तैयार कर रहे हैं, वो आप पर डिपेंड है। बस बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 30 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।